हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मतलब कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो किस तरह काम करती है। तो नाउ वी मे राइट इट एज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मान लीजिए सबसे पहले आपने क्या किया कि हम पहले से सपोज कीजिए ये हमारा स्टेटर है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। और इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, ये है रोटर है। ठीक, दिस इज रोटर। तो ये हमने लिख दिया दिस इज स्टेटर, और ये क्या है, ये है रोटर है। ठीक, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। अब इसमें हमने क्या किया कि मान लीजिए हमने ये यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स से सपोज कीजिए हम इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, मान लीजिए कि से। ठीक, ये इस तरह होंगी। ठीक, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए एक रोटर, रोटर में जो कंडक्टर है वो सपोज कीजिए ये दिस इज ए कंडक्टर। तो ये हमने लिख दिया, ये क्या है हमारा, ये है हमारा रोटर कंडक्टर। ठीक, और रोटेशन ऑफ फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये हमने लिखा रोटेशन ऑफ फील्ड। अब देखिए इसमें क्या होगा कि लेट अस कंसीडर वन कंडक्टर ऑन द स्टेशनरी रोटर। ये जो एक कंडक्टर हमने यहाँ बनाया हुआ है, let this conductor be subject to the rotating magnetic field produced when a three phase supply is connected to the three phase winding of the stator। तो यहाँ पे जब थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट की जाएगी आपका थ्री फेज वाइंडिंग ऑफ द स्टेटर, तो क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। लेट द रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज, ये जो हमने दिखाया है क्लॉकवाइज। ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड मूविंग क्लॉकवाइज हैज द सेम इफेक्ट एज ए कंडक्टर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज इन ए स्टेशनरी फील्ड। ठीक है, तो इस रोड ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसका वही इफेक्ट पड़ेगा जैसे कि कोई कंडक्टर स्टेशनरी फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो। अब इसमें अगर हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, तो ए वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, सिंस द रोटर सर्किट इज कंप्लीट either through the end rings or an external resistance, the induced voltage causes a current to flow in the rotor conductor। चूंकि रोटर का सर्किट कंप्लीट है, ठीक है, चाहे एंड रिंग से, जैसे हमने बताया ना जब स्क्वायरल केज रोटर और वो समझाया था आपको, तो यहाँ पे आपने देखा था इस तरह कंस्ट्रक्शन बनाया था। आप तो उस लेक्चर को देखिए, उसमें ये लास्ट में जो है यहाँ पे ये जो दोनों लगे हुए थे, ये और ये क्या था, ये एंड रिंग्स थे। ठीक, तो वो ये कह रहा है कि रोटर का सर्किट कंप्लीट है या तो एंड रिंग की वजह से, ठीक है, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से। तो क्या होगा कि जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है कंडक्टर में, वो दैट कॉजेज ए करंट टू फ्लो इन द रोटर कंडक्टर। बाय राइट हैंड रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड द कंडक्टर इज स्टेशनरी, we can assume that the conductor is in motion in the anti-clockwise direction with respect to the magnetic field। अब देखिए क्या कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और चूंकि ये जो कंडक्टर है रोटर के अंदर ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी मतलब ये हुआ कि हम ये मान सकते हैं कि रोटर की कंडक्टर सेम स्पीड पे एंटी क्लॉकवाइज है, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये एज ए स्टेशनरी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो that's why we can assume that conductor is in motion in the anti-clockwise direction
विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें अगर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, बाय द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज आउटवर्ड्स। ठीक है, अब इसमें देखिए जो डायरेक्शन आएगी इंड्यूस्ड करंट की वो राइट हैंड रूल के हिसाब से वो आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में आएगी इंड्यूस्ड करंट की करंट। किससे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल पे कि राइट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों। द करंट इन द रोटर कंडक्टर प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा कि ये जो करंट प्रोड्यूस हुई है रोटर में, ये अपना भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक, क्लियर? तो यानी कि क्या होगा, आपसे सपोज कीजिए इसका अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें तो सपोज कीजिए ये तो हो गया हमारा कंडक्टर। ठीक, इसके चारों तरफ ये इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो ये इसकी वजह से होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम डायरेक्शन शो करेंगे तो सपोज कीजिए डायरेक्शन इस तरह आएगा, ये हो गया, ये डायरेक्शन तो हो जाएगा फोर्स एज ए कंडक्टर, फोर्स एज कंडक्टर, और ये डायरेक्शन हो जाएगा फ्लक्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वी नो दैट व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट, दस ए फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन द रोटर कंडक्टर। ये जो हमने आपको शो किया है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाउंड बाय लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। It is seen that the force acting on the conductor is in the same direction as the direction of the rotating magnetic field. Since the rotor conductor is in a slot on the circumference of the rotor, this force acts in a tangential direction to the rotor and develops a torque on the rotor. तो चूंकि कंडक्टर यहाँ रोटर के टॉप पे है, तो जब भी ये ऐसे लगेगा तो ये हमेशा इसके टेंजेंट की फॉर्म में, अगर यहाँ पे है तो इस फॉर्म में हमेशा टेंजेंशियल लगेगा, और जब टेंजेंशियल लगेगा तो क्या होगा, इसकी वजह से टॉर्क डेवलप हो जाएगा। सिमिलर टॉर्क्स आर प्रोड्यूस ऑन ऑल अदर रोटर कंडक्टर, यानी जहाँ जहाँ भी आपके कंडक्टर हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब में ऐसे जो है टेंजेंशियल फोर्स लगेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टॉर्क डेवलप होगा। Since the rotor is free to move, it starts rotating in the same direction as the rotating magnetic field. चूंकि जो रोटर है आपका ये फ्री है मूव करने के लिए, तो इस फोर्स एंड टॉर्क की वजह से ये रोटर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। Hence, a three-phase induction motor is self-starting. इसीलिए जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है इसको कहीं बाहर से एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सिंस द ऑपरेशन ऑफ दिस मोटर डिपेंड्स अपॉन द इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड इट्स रोटर कंडक्टर्स, इट इज कॉल्ड एन इंडक्शन मोटर। क्योंकि इसका आप देख रहे हैं रोटेशन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, इंड्यूस्ड वोल्टेज पे, इंड्यूस्ड वोल्टेज, उसी वजह से इसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं। तो ये हो गई इसकी वर्किंग कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है। अब जब इंडक्शन मोटर काम करती है तो उसके इसमें कुछ जो एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। जैसे पहला है स्पीड एंड स्लिप, किसी भी इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है और स्लिप क्या होता है। तो हमने कहा स्पीड एंड स्लिप। ठीक है, ये क्या होती है किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए। तो एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड। लेट अस कंसीडर फॉर ए मोमेंट दैट is rotor is rotating at a synchronous speed. Under this condition,
there would be no cutting of flux by the rotor conductors and there would be no generated voltage, no current and no torque. ठीक है, तो इसीलिए जो इंडक्शन मोटर है आपकी, इंडक्शन मोटर वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं काम कर सकती है, क्योंकि अगर सिंक्रोनस स्पीड पे अगर रोटर मूव करेगा तो क्या होगा कि कोई भी फ्लक्स लाइन को वो कट नहीं करेगा, और जब फ्लक्स लाइन को या फ्लक्स को नहीं कट करेगा तो कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, वोल्टेज नहीं इंड्यूस होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा कंडक्टर्स पे, और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई टॉर्क नहीं डेवलप होगा। ठीक, और इस वजह से, और जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो फिर कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो इसीलिए इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रन करती है। ठीक है, द रोटर स्पीड इज देयरफॉर स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, इसीलिए रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम रखी जाती है या कम होती है। ठीक, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं, ये अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रन कर सकती है, तो इसलिए रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से स्लाइटली डिफरेंट होती है, थोड़ी डिफरेंस होता है दोनों में, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। ये जो डिफरेंस होता है उसी को स्लिप स्पीड कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमने कहा द स्लिप स्पीड एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ द रोटर रिलेटिव टू द फील्ड। स्लिप स्पीड मतलब दोनों का डिफरेंस होता है, तो ऑब्वियस बात है कि जो स्लिप स्पीड है वो रोटर की रिलेटिव स्पीड रिप्रेजेंट करेगी। अब मान लीजिए हमने कहा कि लेट ns क्या है, ns है सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, और एक्चुअल स्पीड हमने लिखा nr। nr क्या है, एक्चुअल रोटर स्पीड इन आरपीएम। तो स्लिप स्पीड कितनी हो जाएगी, स्लिप स्पीड हो जाएगी ns माइनस nr इन आरपीएम। तो अब इसको अगर हम फ्रैक्शनल स्लिप में करें तो द स्लिप स्पीड एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड द पर यूनिट स्लिप और फ्रैक्शनल स्लिप। तो अगर इसको हम डिवाइडेड बाई ns कर दें तो ये पर यूनिट स्लिप कहलाएगा, पर यूनिट स्लिप, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल स्लिप। मतलब हो गया आपका ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns। इसको चाहे आप पर यूनिट लिख दीजिए, और अगर परसेंटेज में बात करेंगे कि परसेंटेज में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो परसेंटेज स्लिप इज इक्वल टू हो जाएगा ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंट में। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीड एंड स्लिप ऑफ द 3-फेज इंडक्शन मोटर। अब इसमें एक चीज और रह जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट, मतलब रोटर वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और करंट क्या होता है, तो इसको और हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपली आपको मालूम है कि स्टेटर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फार्मूला पीछे आ चुका, P इंटू एन एस डिवाइडेड बाई 120 होती है। ठीक, ये किसके लिए होती है, स्टेटर के लिए। ठीक, अब क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी इन द रोटर वाइंडिंग इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड।
हेंस द रोटर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द स्लिप। तो रोटर फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया मान लीजिए स्टेटर की, रोटर की हो जाएगी फ्रीक्वेंसी P इंटू एन एस माइनस एन आर, मतलब स्लिप स्पीड, और डिवाइडेड बाई 120। ठीक, अब इसको अगर मान लीजिए हम एफ आर बटे एफ एस करें, एफ आर बटे एफ एस, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एस माइनस एन आर बटे एन एस। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है स्लिप, दिस इज स्लिप, मतलब एस दिखाते हैं। तो एक तरह से एफ आर इज इक्वल टू हो गया एस इंटू एफ एस, जहाँ ये स्टेटर फ्रिक्वेंसी हो गई, ये आपका रोटर फ्रिक्वेंसी हो गई, ये स्लिप हो गया। ठीक, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया कि रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पर यूनिट स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसको चाहे तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पर यूनिट स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये आपका फॉर्मूला आ गया रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक, अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस आप चाहे तो बात कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, मतलब रोटर जब रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल है, तो क्या होगा कि एन आर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एन आर ज़ीरो आएगा तो फिर स्लिप क्या हो जाएगा, एन एस माइनस ज़ीरो बटे एन एस, कितना हो गया, स्लिप 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एफ आर इक्वल टू एफ आ जाएगा। ठीक, ये एक स्पेशल कंडीशन हो गई। उसके बाद हमने कहा व्हेन द रोटर इज ड्रिवन बाय ए मैकेनिकल प्राइम मूवर एट स्पीड एन एस, देन एस इक्वल टू जीरो एंड एफ आर इक्वल टू जीरो। Therefore, frequency of rotor current varies from Fr equal to Ff at standstill to Fr equal to 0 at synchronous speed। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर सिंक्रोनस, अगर हमने कहा रोटर की स्पीड 0 है तो एफ आर इक्वल टू एफ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, कैसे उसकी स्लिप स्पीड निकालते हैं, कैसे रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।